भाजपा वॉशिंग मशीन जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस के दाग चुटकियों में धो दे। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। मोदी वॉशिंग पाउडर, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की पूरी जिम्मेदारी, ऐसा कहना है ऑपोजिशन पार्टीज का। और मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने उन्हें ये कहने के कई मौके भी दिए। आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। सेम एलिगेशंस लगे हैं आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी पर भी, जो 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे। 2013 में इन पर सीबीआई जांच बैठी, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि 2015 में इनके बीजेपी ज्वाइन करते ही केस खत्म। और बाय द वे ये कोई छोटे मोटे लीडर्स नहीं है, ये सब एक टाइम पर ऑपोजिशन पार्टीज के टॉप लीडर्स थे, जो आज बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर्स बन चुके हैं। इनफैक्ट 2014 से 2021 तक ऐसे 253 कैंडिडेट्स हैं जो अपनी अपनी पार्टीज के एमएलए या एमपी पोजीशंस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, खुद कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि आखिरी चुनाव है, इस बार मोदी अगर फिर से आए तो इसके बाद से ना ही चुनाव होंगे और ना ही देश में लोकतंत्र बचेगा, भारत में तानाशाही शुरू हो जाएगी। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन सिर्फ कांग्रेस लीडर्स का ऐसा कहना नहीं है। 5 फरवरी 2024 को खुद पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में ये ओपनली स्टेटमेंट दे दिया कि उनकी सरकार का थर्ड टर्म आने में ज्यादा से ज्यादा 125 दिन बाकी है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और इस बार तो बीजेपी 370 सीट से भी ज्यादा सीट से जीतने वाली है। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। आखिर में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या बीजेपी के पास वाकई में कोई मास्टर स्ट्रैटेजी है जिससे वो एक एक करके सारे विपक्षों को खत्म कर रही है, उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करके? अब अगर बीजेपी शामिल भी करना चाहे तो भी वो नेता क्यों बीजेपी में शामिल हो भी रहे? क्या उन्हें कोई घूस दे रहा है या फिर उन पर वाकई में सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू दबाव डालकर उन्हें धमकाया जा रहा है? आज हम ये सब कुछ इन डिटेल जानेंगे, बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है। अब तक हमारे एनालिसिस के हिसाब से बीजेपी 3 तरीकों से नेताओं को अपने साथ जुड़ने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि फिर क्या ऑपोजिशन पार्टीज दूध के धुले हुए? इज एवरीथिंग ट्रूली फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स? ये ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने ये कारनामे कभी नहीं किए? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना एंड ऑफ कोर्स बीजेपी, आज हम इन सारे पार्टीज की कुंडलियां खोलकर वो राज सामने लाएंगे जो यूजुअली मीडिया चैनल्स आपको नहीं बताते। आज हम इस वीडियो में एक टोटली अनबायस्ड और रियल पॉलिटिकल सिनेरियो आप सभी के सामने रखेंगे, ताकि आप भी समझ सको कि गहराई में पॉलिटिक्स आखिर क्या है और पॉलिटिशियंस को क्या क्या दांवपेच खेलने पड़ते हैं। और ये सब देखकर मे बी आप ये समझ पाओ कि क्यों मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस को दोगला कहा जाता है। और अंत में हम हमारे एनालिसिस से यह भी कंक्लूड करेंगे कि क्या इंडिया के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में वाकई में डेमोक्रेसी खतरे में है क्या? So let's start right away with the most burning question: is BJP truly killing competition? So दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि आजकल मीडिया में ये नैरेटिव काफी वायरल हो रहा है कि जल्द ही जल्द इंडिया में 1 पार्टी रूल आने वाला है और डेमोक्रेसी खत्म होकर तानाशाही शुरू होने वाली है। ये एलिगेशंस आपको ऑलमोस्ट हर ऑपोजिशन पार्टी से मिल जाएंगे, जिसमें वो बीजेपी को कंडेम कर रहे हैं अनफेयर तरीकों से उनके नेताओं को चुराने के लिए। अब अगर हम वो सारे नेताओं की हिस्ट्री देखें जिन्होंने भी अपने पार्टीज को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि बीजेपी को ये लोग 3 वजहों से ज्वाइन कर रहे हैं। पहली टैक्टिक है हॉर्स ट्रेडिंग। साल 2014 बीजेपी पार्टी की हिस्ट्री का वो सुनहरा साल था जब बीजेपी 1 दशक के बाद फिर से पावर में आई थी, यानी कि रूलिंग पार्टी बनी थी। बट क्या बीजेपी की जीत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी इमेज थी? वेल, अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन पार्टीज, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी पर ऑपोजिशन ने कई बार हॉर्स ट्रेडिंग जैसे इनफेमस टैक्टिक को यूज करने के एक्यूजेशंस लगाए। बेसिकली दूसरी पार्टीज के मेंबर्स को पैसों या पोजीशन की लालच देकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। चलो इसे समझने के लिए 3 काफी बड़े और प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स के केस एग्जांपल से समझते हैं, स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र। यह है नारायण राणे जी, जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम तक रह चुके हैं। इन्होंने शिवसेना के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, पर 2005 में खुद शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने नारायण राणे को पार्टी से एक्सपेल कर दिया था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी फिर ज्वाइन कर ली, जहां पर उनको यकीन दिलाया गया कि 6 महीने के अंदर वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और बनाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 12 साल के इंतजार के बाद भी इन्हें सीएम की पद नहीं दी गई कांग्रेस के रूल में।
बट इस पूरे दौर में महाराष्ट्र के रत्नागिरी रीजन में उन्होंने एक अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड बना ली। ऑन द अदर हैंड 2019 के इलेक्शन से पहले बीजेपी को एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए था जो रत्नागिरी में बीजेपी का स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर सके। सो नारायण राणे 2018 में बीजेपी ज्वाइन करके उनके लिए यही फेस बने और बदले में बीजेपी ने उन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSME का यूनियन मिनिस्टर बना दिया। अब मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस में भी आपको ऐसी ही सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, जिनकी फैमिली 2 जनरेशन से, यानी इनके पिता माधवराव सिंधिया और ये खुद कांग्रेस के नेता थे। इनका पूरे मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में इन्हें मनचाही पोजीशन पाने में बहुत परेशानी हो रही थी। सो हियर ऑल्सो कम्स बीजेपी टू द रेस्क्यू, जिन्होंने इनके MP पॉलिटिक्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को लेवरेज करने के लिए इन्हें स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देने का ऑफर किया। अब यह स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल रही कि ज्योतिरादित्य, जो कई दशकों से बीजेपी के विद्रोह में बोल रहे थे, मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। वो खुद तो बीजेपी के पास गई, लेकिन अपने साथ साथ 22 MLAs को भी लेकर गए। सेम चीज अगर आप देखोगे तो आसाम में भी हुआ। आसाम के फॉर्मर CM तरुण गोगोई के बाद अगर CM बनने की रेस में कोई थे तो वो थे हिमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स के किंग। बीजेपी ने इन्हें भी ऑफर दिया कि बीजेपी ज्वाइन करते ही ये CM पोजीशन के लिए फर्स्ट चॉइस होंगे, और जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, ये आसाम के CM भी बन गए। और अभी हाल ही में हमने इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि इनका स्टैंस, इनकी आइडियोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा प्रो बीजेपी हो गई ऑल ऑफ अ सडन। और आसाम एज ऑफ नाउ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन पॉलीगमी इन इंडिया। लेकिन एक मिनट, हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन करना सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग टैक्टिक की वजह से नहीं किया था। यहां पर एक और टैक्टिक पिक्चर में आ जाती है, और वो है सेंट्रल एजेंसीज को अपने लेवरेज के लिए इस्तेमाल करना। क्या आप जानते हो हमारे पार्लियामेंट में 40% ऐसे नेता चुनकर आए हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है? कैन यू बिलीव दैट? लेकिन इसके बावजूद ये पॉलिटिक्स में जीत कैसे जाते हैं? ऐसा क्यों है कि ईमानदार लोग चुनकर नहीं आ पाते लेकिन क्रिमिनल्स जीत जाते हैं? आज एक आम इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है सिर्फ ताकि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन फिर कैसे इन नेताओं के पास इतने अरबों जमा हो जाते हैं कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरों वाली जिंदगी जी पाए? सो काफी नेताओं पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है और उनकी कहानियां इंटरेस्टिंग तो है पर काफी सीक्रेटिव भी। लेकिन अगर आप ये सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कुकू FM की ये ऑडियो शो बिहाइंड क्लोज डोर्स, राजनीति और अपराध, जो काफी अच्छे से बताती है कि पॉलिटिक्स और क्राइम की दुनिया कैसे इतनी क्लोजली रिलेटेड है। अगर आपको पॉलिटिक्स और इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इजीली कुछ काम करते समय या वर्कआउट करते वक्त इसे सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक 50% ऑफ का कूपन कोड भी डाल दिया है, गौरव50, जिससे आपको एक पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीस में मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए ही वैलिड है और लिमिटेड है, और इसीलिए जल्दी अवेल करना। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्राइम काफी कॉमन है और इसीलिए आपने देखा होगा, एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে। अब देखो, ऑपोजिशन ना किसी भी पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, TMC, जो भी, सबके मुंह से आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है जो सारे भ्रष्ट नेताओं के पाप धो देती है। ऑपोजिशन क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये नैरेटिव काफी हद तक फैला हुआ है। The moment you switch over to the BJP, the cases against you get withdrawn, whether it's Suvendu Adhikari, Hemanta Biswa Sarma, Digambar Kamath, Pratap Sarnaik in Maharashtra. दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स जैसे ममता बनर्जी फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले ही बीजेपी पर इल्जाम लगाई थी कि वो ईडी को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड कांग्रेस ने तो सीधे सीधे ये कह दिया था कि एजेंसीज और कुछ नहीं, बस बीजेपी का विपक्ष मिटाओ सेल है। अब ऐसा नैरेटिव भी इसीलिए बिल्ड हुआ क्योंकि काफी केसेस में ऐसे देखने को मिला है कि जिन भी लीडर्स पर सीबीआई ईडी का केस था, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उनके केसेस स्लो हो गए और कुछ सालों में ऑलमोस्ट बंद। हालांकि इन सारे पॉइंट्स पर बीजेपी के साइड की क्या स्टोरी है, उनके क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों पहलू समझ में आए। लेकिन फिलहाल हिमंत बिस्वा शर्मा पर वापस से आते हैं। सो क्या बीजेपी वाकई में ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प से लोगों को डराकर अपने पॉलिटिकल स्टैंड को स्ट्रॉन्ग कर रही है? वेल, हिमंत बिस्वा शर्मा के केस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो साल 2013 में पूरा इंडिया शारदा स्कैम की बात कर रहा था।
वो स्कैम जिसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उनके इन्वेस्टेड अमाउंट्स पर हाई रिटर्न्स प्रॉमिस किए थे, लेकिन उनके सारे पैसे डूब गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोलकाता की सड़कों पे उतर के निवेशक जो हैं, जिन्होंने इस समूह में पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके वजह से 200 इन्वेस्टर्स ने सुइसाइड तक कर लिया था। और इस पूरे स्कैम के सेंटर में थे हिमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि उनके ऊपर ही एलिगेशंस लगे थे कि वो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिस इन्वॉल्वमेंट की वजह से सीबीआई बार-बार उन्हें अपने ऑफिस के चक्कर लगवा रही थी। Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. लेकिन 2015 में जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उन्होंने अपने साथ 9 और कांग्रेस एमएलएस को भी बीजेपी ज्वाइन करवाया, 4 सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2019 को यह केस हिमंत जी के खिलाफ बंद हो गया। इनफैक्ट अमित शाह जी के एक इंटरव्यू में जब रिपोर्टर्स ने उनसे यह सवाल किया कि हिमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं, तो उन्होंने भी बात को अवॉइड कर लिया। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चले भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली यही सेम पैटर्न और भी कई टॉप लीडर्स के साथ हुआ है। महाराष्ट्र में हमेशा से स्टेट पार्टीज यानी कि लोकल पार्टीज जैसे एनसीपी और शिवसेना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज रही है, बट आज आप देखोगे कि दोनों भी पार्टीज के टॉप लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टीज को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार, एनसीपी में शरद पवार के बाद नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने वाले अजीत पवार ही थे और ईडी इन्हें एक नहीं बल्कि कई घोटालों के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें सबसे बड़े एलिगेशंस थे 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड। Story this morning, trouble mounts for Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar in the cooperative bank scam. जिन केसेस को लेकर महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट भी दिया था, जिसका ही ये मीम वायरल हो गया था। तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन 2 जुलाई 2023 को जैसे ही अजीत पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना वाली गवर्नमेंट से हाथ मिलाया, वैसे ही तुरंत देवेंद्र फडणवीस जी ने सब कुछ भुलाकर उनके साथ डिप्यूटी सीएम की चेयर शेयर कर ली। और अगेन वही सेम चीज देखने मिली कि जनवरी 2024 में ईडी ने अजीत पवार को 25 साल पुराने केस से सिर्फ 6 महीनों में ही बरी कर दिया। शिवसेना के प्रताप सरनाइक के साथ तो कॉमेडी हो गया। प्रताप महाराष्ट्र के करंट सीएम एकनाथ शिंदे के क्लोजेस्ट एड है, जो भी 2020 में ईडी के रेडार पर थे और बार बार ईडी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। इन पर इल्जाम था कि 2020 में टॉप्स ग्रुप को एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देकर इन्होंने 7 करोड़ की रिश्वत ली है, लेकिन 2022 में इनके बीजेपी से जुड़ते ही सिर्फ 2 महीने बाद केस बंद हो गया। एंड कैन यू गेस ईडी के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने केस क्लोज करने का रीजन क्या दिया? ये पूरा केस सिर्फ एक गलती थी। फिर यही सेम पैटर्न आपको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में भी दिख जाएगा। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर और बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खास एसोसिएट थे। नारदा स्टिंग केस में इन पर एफआईआर हुआ और 2016 में सीबीआई ने इनसे सवाल किए। सो बेसिकली नारदा न्यूज ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें शुभेंदु के साथ और 2 से 3 टीएमसी के मिनिस्टर्स एक कंपनी से रिश्वत ले रहे थे। लेकिन इस नारदा न्यूज ने यह स्टिंग ऑपरेशन 2016 बंगाल इलेक्शंस के वक्त पब्लिक किया, जो काफी वायरल हो गया। और उसी साल शुरुआत में शुभेंदु को अरेस्ट जरूर किया, बट देन अगेन 2020 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और 2021 इलेक्शन में ममता बनर्जी को हरा देते हैं नंदीग्राम सीट जीतकर। और बीजेपी ज्वाइन करने और ममता बनर्जी को हराने के बाद इनके केस को लेकर भी सब चुप बैठ गए, क्योंकि इनका नारदा केस की एफआईआर में नाम ही नहीं था। ममता बनर्जी बीजेपी की इसी टैक्टिक को देखकर बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल रही है, जहां घोटाले और क्राइम करने वाले जाते हैं और बेदाग होकर बाहर निकल कर आते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। सो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो बीजेपी पर एलिगेशंस है कि वो अपनी पहली टैक्टिक में पैसे और पोजीशन का लालच देकर टॉप लीडर्स को अपनी पार्टी का मेंबर बना रहे, और अगर वो लीडर्स इसके बाद भी नहीं मान रहे तो वो दूसरे तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन लीडर्स को अपनी पार्टी में आने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, हर केस को लॉजिकली समझने के लिए आपके पास दोनों साइड का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सो अब ये देखते हैं कि बीजेपी का अपने इन एलिगेशंस पर क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इन्हीं सवालों पर
हमेशा बीजेपी को ग्रिल किया जाता है मीडिया में भी। सो इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला से एक क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों होता है कि ऑपोजिशन कैंडिडेट के बीजेपी ज्वाइन करते ही उसके अगेंस्ट जो भी केसेस हो उन्हें विड्रॉ कर लिया जाता है। इस पर शहजाद जी ने 2 आर्टिकल्स बताए। पहला आर्टिकल खुद इंडिया टुडे का था, जिसमें ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से टॉप्स ग्रुप केस क्लोजर के अगेंस्ट प्ली किया था। प्रताप सरनाइक जब उद्धव सेना में थे, एमवीए की सरकार मतलब उद्धव जी की सरकार थी, उनके ऊपर एक केस चल रहा था। उद्धव जी की सरकार ने मुंबई पुलिस के द्वारा ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से रिपोर्ट डलवाई कि इनका पूरा केस गलत है, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। उनकी सरकार ईडी हाईकोर्ट के सामने खड़ी होकर कहती है कि उस समय जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी वो गलत है, प्रताप सरनाइक पर केस चलेगा। यही मोदी जी की गारंटी है। ईडी प्ली इन बॉम्बे हाईकोर्ट अगेंस्ट क्लोजर ऑफ टॉप्स ग्रुप केस बाय मुंबई पुलिस। यानी कि मुंबई पुलिस ने प्रताप सरनाइक का केस क्लोज किया था, ना कि ईडी ने, क्योंकि ईडी तो इस केस के क्लोज होने के अगेंस्ट थी। दूसरी रिपोर्ट थी हिमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने बीजेपी 2015 में ज्वाइन किया था, बट 2018 तक सीबीआई उनसे सवाल जवाब कर रही थी। You said Himanta Biswa Sarma. Let me show you one more fact of Himanta Biswa Sarma. Here, despite him joining the BJP, he was grilled by the CBI. और 2019 तक भी सीबीआई को इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, और इसीलिए 2019 में सीबीआई ने यह कहा कि हिमंत जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, बट वो केस अभी भी शुरू है। दूसरा काउंटर बीजेपी की तरफ से यह रहता है कि आपको ऐसे मल्टीपल लीडर्स मिलेंगे जो खुद बीजेपी से है, बट फिर भी उन पर ईडी से लेकर सीबीआई के केसेस है। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनके ऊपर एलिगेशंस है कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाले किए, और 2013 में सीबीआई ने इन पर जांच शुरू कर दी थी, जब ऑलरेडी ये बीजेपी गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर थे। फिर बीजेपी एमएलए मोहित काम्बोज, इनके खिलाफ 2020 में सीबीआई ने 67 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस फाइल किया था। सूरत के फॉर्मर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट पीवीएस शर्मा, जो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड कंडक्ट किया था और 2.7 करोड़ रिकवर भी किया था। अजीत पवार के आने के बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगा है करप्शन का, उसके ऊपर आपकी पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। किसी पर भी कोई भी आरोप हो, केस हो, वो जैसे है वैसे ही चलता रहे। So you're saying the cases will continue. I'm saying why I lie. I'll tell you the reason. Because in the heat of political statements, lot of statements are made back and forth. Somebody may call me corrupt. I may call somebody corrupt. The one thing we all rely upon is a court judgment. सो बेसिकली बीजेपी का डिफेंस है कि वो अलग अलग पार्टीज के नेताओं के साथ अलायंसेस जरूर करते हैं, लेकिन उनके ऊपर पैरेलली केसेस जरूर चालू रहते हैं। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू वो गिल्टी पाए जाए तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हम आगे इस मुद्दे को और भी डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे बाकी के सरकारों ने भी इन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है और आज यही बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन कमिंग टू बीजेपी टैक्टिक्स, सो बीजेपी इनके अलावा अपना तीसरा सबसे बड़ा हथियार माइंड गेम्स यानी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को भी यूज कर रही है, जिसे मेरे हिसाब से आम इंसान तो क्या शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं समझ पा रहे। एंड द नास्टियर पार्ट इज कि बीजेपी ये साइकोलॉजिकल गेम 2014 इलेक्शन जीतने से पहले से ही खेल रही थी। काफी इंटरेस्टिंग है, चलो समझते हैं। एक काम करना, आप बस YouTube पर जाओ और वहां पर राहुल गांधी लिखो। आपको उनके न्यूज और स्पीचेस के सजेशंस कम, बल्कि राहुल गांधी फनी स्पीच, राहुल गांधी फनी मोमेंट्स, राहुल गांधी कॉमेडी और राहुल गांधी सॉन्ग्स जैसे सजेशंस ज्यादा मिलेंगे। इवन गूगल पर भी राहुल गांधी मीम्स लिखते ही मीम्स का पूरा भंडार आपके सामने आ जाता है। सो नाउ यू टेल, क्या इस सब के बाद राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट लोग सीरियसली ले भी पाएंगे? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है बीजेपी का। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी को डिजिटल कैंपेनिंग करके एक स्टार बनाया, बट दूसरी तरफ उन्होंने सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फेस को एक मीम मटेरियल की तरह पेश करना शुरू कर दिया। इस स्ट्रैटेजी से हुआ यह कि उन्होंने इजीली अपने ऑपोजिशन लीडर को जनता के नजरों में एकदम से इररिलेवेंट बना दिया, मीम मटेरियल बना दिया, ताकि कल को अगर कोई वो लॉजिकल पॉइंट पर बीजेपी को काउंटर भी करे तो जनता उनकी बातों को एकदम से इग्नोर कर दे, ये सोचकर कि ये तो कुछ भी बोलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कई केसेस में देखा रहेगा कि राहुल गांधी की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर उसे एक मीम मटेरियल की तरह वायरल कर दिया जाता है। वो इनफेमस इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा वाला कॉमेडी स्पीच तो सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसका ओरिजिनल स्पीच सुना रहेगा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। सो
इससे भी बड़ा साइकोलॉजिकल गेम ना बीजेपी ने इंडिया अलायंस के साथ खेला है। ये वो अलायंस है जिसे 2023-24 में बनाया इसीलिए गया था ताकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को सारे ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर इलेक्शन में हरा सके। एंड माइंड यू, बीजेपी को हराने के लिए इस अलायंस में इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इन टोटल टू बी प्रिसाइज 27 पार्टीज एक साथ जुड़ी थी। और इन्हीं पार्टीज में से एक बड़े चेहरे थे इंडिया अलायंस के फाउंडर नीतीश कुमार, जिन्हें इस पूरे अलायंस का मास्टरमाइंड तक माना जा रहा था। बट बीजेपी ने बड़े ही स्मार्टली अपने फर्स्ट टैक्टिक का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को ही अपने तरफ कर लिया। और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यह हुआ कि मास्टरमाइंड के पार्टी बदलते ही अब इस अलायंस में कोई रहना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट नीतीश कुमार के बाद आम आदमी पार्टी और टीएमसी पार्टीज भी ये अलायंस छोड़ चुकी है। यानी बीजेपी ने इलेक्शन शुरू होने से पहले ही अपने ऑपोजिशन को बिना टच किए साइकोलॉजिकली ही उन्हें मात दे दी। और यह जीत 2024 के इलेक्शंस में इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था, बीजेपी की यही 3 टैक्टिक्स ही मीडिया में सिंगल पार्टी सिस्टम आएगा इस नैरेटिव को धुआं दे रही है, फ्यूल दे रही है। लेकिन जैसे कि मैंने यह भी बताया था कि इस चीज पर भी हम बात करेंगे कि बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है जो इन टैक्टिक्स को यूज कर रही है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी, यू नेम इट, इस टाइप के टैक्टिक्स को पावर में बने रहने के लिए यूज कर चुकी है, करती आई है और मौका मिलते ही करती है। सो कांग्रेस की बात करते हैं सबसे पहले। ये भी अपने प्राइम डेज में बीजेपी के अगेंस्ट सेम ही टैक्टिक्स यूज कर चुके हैं। 2004 में एक एक्स आईबी ऑफिसर ने यह क्लेम किया कि यूपीए ने नरेंद्र मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने की कोशिश की थी। और उनका कहना था कि उन्हें खुद लालच दिया जा रहा था कि वो इस केस में झूठी गवाही दे। इसके बाद आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का बयान आया है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा है कि मोदी पर हमला करने के लिए यूपीए सरकार ने जानबूझकर इशरत जहां का सच छिपाया। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि 2010 में अगेन एक आईपीएस गीता जौहरी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ सबमिट किए, जिसमें यह बताया गया कि उस दौरान अमित शाह को भी जेल भेजने के लिए सीबीआई के थ्रू एक आईपीएस ऑफिसर पर प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन ये सब के बाद कोर्ट में केस चला और लास्ट में दोनों को बाइज्जत बरी मिल गई। और कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी पर ही ये टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए। एक टाइम ऐसा भी था कि जब ऑपोजिशन सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुलाने लगी थी। यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान ही आज कांग्रेस की क्लोज एलाय बनने वाली ममता बनर्जी ने एक टाइम पर कांग्रेस को उनके अगेंस्ट सीबीआई को यूज करने का आरोप लगाया था, क्योंकि ममता जी के हिसाब से कांग्रेस सीपीआईएम पार्टी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहती थी। और अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो उनका भी बिल्कुल सेम हिसाब है। उन्होंने बंगाल की पुलिस को वहां के ऑपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी को अरेस्ट करवा के जेल भेजा, जब शुवेंदु ममता के टीएमसी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। अब ऐसे ही सेम केसेस दिल्ली में भी आपको देखने मिल जाएंगे, जब आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ सबसे ज्यादा वोकल, उनके सबसे बड़े क्रिटिक ऑपोजिशन के यानी कि बीजेपी के लीडर तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस से अरेस्ट करवाया था। और महाराष्ट्र में भी जब ऑपोजिशन पार्टी की एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने भी बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस का पुलिस के थ्रू फोन टैप करवाया और उन पर केस फाइल किया। और ये सब कोई आज के पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमारे पास प्रूफ्स है कि ये हिस्टोरिकली होते आए। इंडियन पॉलिटिक्स में पावर का मिसयूज तो भारत के आजाद होने के सिर्फ 4 साल बाद ही शुरू हो गया था, जब 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में रूल कर रही गोपी चंद भार्गव की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेहरू जी की गोपी चंद जी से बनती नहीं थी। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग, गोपी चंद भार्गव उन्हीं के पार्टी यानी कि कांग्रेस के ही मेंबर थे। एंड अगेन यही सेम चीज 1959 में केरला में रूल कर रही सीपीआई गवर्नमेंट के साथ भी हुआ था। पर इस बार स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि न्यूली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली इंदिरा गांधी थी। अब जब बिना पावर में आए ही इन्होंने केरला की गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया, आप मानोगे नहीं, पावर में आते ही इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले अपने ऑपोजिशन बाबू भाई पटेल लेड गुजरात गवर्नमेंट को गिरा दिया। और फिर आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव जो यूएस अपना इलाज करने गए थे, उनकी सरकार भी गिरा दी। बेसिकली जब वो पावर में आई तब उस समय गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को उन स्टेट्स में भी पावर में लाने के लिए सेंटर की पावर को यूज करके
गवर्नमेंट को रिप्लेस किया। बेसिकली इंदिरा जी ने इन स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल रूल लगाए थे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, यानी वर्चुअली वहां पर बिल्कुल इंदिरा गांधी जी का ही रूल शुरू हो गया। और आप मानोगे नहीं, 1977 में ही उन्होंने एक दिन में 9 स्टेट्स में एक साथ प्रेसिडेंशियल रूल लगाया था। सिंपली उनकी यही स्ट्रैटेजी थी कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस इलेक्शन जीत कर नहीं आती है, उन स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ, वहां फिर से इलेक्शन कराओ और वहां पर कांग्रेस को वापस से जिता दो। और ऐसे करके इन टोटल 39 टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और अगर पूरे कांग्रेस रूलिंग टाइम को देखें तो 90 टाइम्स प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज किया गया है। जैसे आपने देखा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर चुकी है और जब भी वो पावर में आते हैं करती है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम की एक रीत रही है। जैसे हर सिस्टम के लिमिटेशंस होते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के भी लिमिटेशंस हैं। और जैसे हर सिस्टम हैक किया जा सकता है या चीट कोड्स यूज किए जा सकते हैं, सेम लिमिटेशंस इस सिस्टम में भी है। और अगर कॉम्पिटिटर्स करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, अगर आपको इसी सिस्टम में सर्वाइव करना है तो। लेकिन हम वोटर्स के पर्सपेक्टिव से शायद हम जितना सोचते हैं कि हमारे पास पावर है सही पार्टी चुनने की, जनता जनार्दन है, पर यह पूरी तरह से सच बिल्कुल नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भी पार्टी को वोट करें, क्योंकि अंत में तो पब्लिक मैंडेट चला जाता है कचरे के डब्बे में। जिस पार्टी को जैसी सरकार बनानी है, अंत में वो वैसी ही सरकार बनाती है। क्या ये जनता के नजरिए से वाकई में डेमोक्रेसी है भी? अब गाइस, यहां पर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन या एनालिसिस की बात करूं तो मेरे हिसाब से बीजेपी को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो उनकी टॉप लीडरशिप का है। बीजेपी के जो 4-5 टॉप लीडर्स है, उनका चरित्र और उनका पास्ट एकदम क्लियर होने की वजह से वो इन टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को अपने ऑपोजिशंस पर बखूबी यूज कर पाते हैं, जो कि आज के टाइम पे कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी चाहकर भी नहीं कर सकती। और यहां पर बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल यह हो सकता है कि उनके पास इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने का एक विजन है, और बदलने का रास्ता कीचड़ के थ्रू ही जाता है। क्योंकि देखो, पॉलिटिक्स में नए लीडर्स इतना जल्दी क्रिएट नहीं होते, और जो पुराने लीडर्स हैं उनके पास ही सारा रीजनल इन्फ्लुएंस है। तो अगर आपको देश भर में विकास कराना है तो आपको उन्हीं लीडर्स को टैप करना होगा। उसके बिना ये कम समय में कर पाना शायद पॉसिबल भी नहीं है। आई थिंक यहां पर एज एन अवेक सिटीजन हमें इस चीज पे नजर डालनी चाहिए और इस चीज को फॉलो थ्रू करना चाहिए कि लीडर्स जिन्हें बीजेपी वाले अपनी टीम में ले रहे हैं, वो क्या बीजेपी में आकर करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर उन राज्यों में वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है और सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में वो एक्सेल कर रहा है। और अगर ऐसा आगे चलते हुए आपको होते हुए नजर आता है तो या हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी का ही विजन था एक बेहतर भारत बनाने का। आपकी इसमें क्या राय है, नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना, बिकॉज हम इस चीज को जरा भी हल्के में नहीं ले सकते कि बीजेपी के टॉप लीडर्स का चरित्र एकदम क्लीन रहा है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू करप्शन या पर्सनल फायदा। दिस इज इंडियन पॉलिटिक्स एज ऑफ टुडे इन अ नटशेल, और वक्त ही बताएगा आगे किस तरीके से इवॉल्व होता है। कुछ ऐसे ही सेम पॉलिटिक्स हमारे देश के किसानों के साथ भी हो रही है। वहां पर फार्मर्स को गुमराह किया जा रहा है, उनसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ नेता बस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में करवा रहे हैं, फार्मर्स को भड़का रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट तो एक्चुअली में है ही नहीं, ये तो खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट है। सच क्या है, ये हमने डिटेल में हमारे इस वीडियो में कवर किया है, जो आई हाईली सजेस्ट यू चेक इट आउट, क्योंकि बस 20 मिनट में आप पूरे मुद्दे को जड़ से समझ लोगे। और जाने से पहले फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू FM ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कूपन कोड GAURAV50 टू गेट 50% ऑफ। एक महीने का सब्सक्रिप्शन ओनली 49 रुपीज में, लेकिन जल्दी, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए ही वैलिड है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया, आपको कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। कंसिडर सब्सक्राइबिंग गौरव ठाकुर चैनल ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मिलते हैं अगले टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।